हाय गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है अपना टाइट्रेशन की बात करते हैं। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो जनरल फिजिकल केमिस्ट्री में हमने स्टार्ट किए थे ग्राफ देखे थे। इसके बाद देखो टाइट्रेशन की बात करते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस तो क्या, ग्राफ पैटर्न कैसे बनता है उसी की बात करेंगे कि ग्राफ कैसे बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टाइट्रेशन क्या होता है। टाइट्रेशन हम करते आ रहे हैं 11th क्लास 12th क्लास में, BSc MSc सब जगह हमने टाइट्रेशन तो की है। तो अब देखो, अब अगर टाइट्रेशन की बात करें तो इन वन सेंटेंस बात करें क्या होता है टाइट्रेशन। हमारे पास मिनिमम 2 सॉल्यूशन तो होते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन हम 2 की बात करते हैं क्योंकि हमें सिर्फ क्या करना है, डेफिनेशन देखनी है। तो 2 सॉल्यूशन है, इनमें से एक सॉल्यूशन क्या है, नॉन कंसंट्रेशन। नॉन कंसंट्रेशन का मतलब उसकी मोलरिटी या नॉर्मलिटी हमें पता है। ठीक है, वो तो क्या है, नॉन है। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन क्या है, नोन है। ठीक है, इसके बाद हम क्या बात करते हैं कि जो दूसरा वाला सॉल्यूशन है वो कैसा है, अननोन है ना। तो हम क्या करेंगे कि नोन सॉल्यूशन की हेल्प से क्या करते हैं, दूसरे वाले की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। हमारा टारगेट तो यही होता है टाइट्रेशन में, है ना। इसके बाद देखो एक बात और क्या आती है यहाँ पर, किस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, M1V1 इक्वल्स टू M2V2 होता है, या फिर क्या होता है N1V1 N2V2। इनमें से एक तो क्या हो जाएगा, नोन हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, अननोन हो जाएगा, है ना। हमें क्या फाइंड करना होता है टाइट्रेशन में, वॉल्यूम। ठीक है, पहले अपन क्या करते हैं टाइट्रेशन में वॉल्यूम ही फाइंड करते हैं, है ना। अब देखो इस वॉल्यूम को सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब कैसे आता है ये वॉल्यूम। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें देखो क्या होगा टाइट्रेशन में, एक तो हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क होता है ना। ये हमारे पास इस तरह से कुछ कॉनिकल फ्लास्क है, ये रफ डायग्राम बन गया है, कॉनिकल फ्लास्क होता है। इसके बाद देखो इसमें अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, ये हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क। इसके बाद या बीकर बना लेते हैं, वैसे कॉनिकल फ्लास्क की यूज़ करते हैं। और ऊपर से क्या होता है, जो ब्यूरेट में डाला होता है वो क्या होता है हमारे पास, जो ब्यूरेट में होता है दूसरा सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन यहाँ पर होगा, ठीक है, और दूसरा सॉल्यूशन कहाँ पर होगा, ये कॉनिकल फ्लास्क, और ये क्या होता है, ब्यूरेट होता है। तो ब्यूरेट में जो सॉल्यूशन लेते हैं उसे हम बोलते हैं, ब्यूरेट में जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, अननोन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और उसके बाद इसे हम क्या बोलते हैं, टाइट्रेंट। ठीक है, ये अननोन है और इसे हम क्या बोलते हैं, टाइट्रेंट। अब क्या करना है, हमें इसी का अमाउंट को पता लगाना है, टाइट्रेंट के अमाउंट को, कितना वॉल्यूम आने वाला है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, वॉल्यूम नहीं फाइंड करेंगे, हमें तो ग्राफ प्लॉट करना है। तो सिर्फ ये बेसिक था, यहाँ पे नॉन सॉल्यूशन है और इसमें क्या था, अननोन सॉल्यूशन था। अननोन सॉल्यूशन को हम टाइट्रेंट बोलते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ फाइंड करेंगे। अब देखो यहाँ पे होने वाला क्या है कि टाइट्रेशन जो होता है ना, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, बहुत सारे टाइप की होती है, एसिड बेस होती है और रेडॉक्स भी होती है। तो हम कैसे करने वाले हैं उसको, देखो एसिड बेस टाइट्रेशन की बात करते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या होगा, ये क्या है, ऑक्जेलिक एसिड है और ये क्या है, बेस है, इसकी टाइट्रेशन होती है। तो यहाँ पर हम कैसे क्या करते हैं, इसके लिए तो हम इंडिकेटर यूज़ कर लेते हैं, हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, इंडिकेटर वाला हमने किया भी है सॉल्व। लेकिन जहाँ पे दोनों वीक एसिड वीक बेस हों तो हम क्या करेंगे, वीक एसिड वीक बेस के लिए कोई भी इंडिकेटर अवेलेबल नहीं होता या यूज़ नहीं हो पाता। इसलिए क्या करेंगे, अब इसके लिए हम टाइट्रेशन कैसे करेंगे, वॉल्यूम कैसे पता लगाएंगे, तो कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं, कंडक्टोमेट्रिक। ठीक है, कंडक्टोमेट्रिक मेथड कहाँ पे यूज़ होना है, जहाँ पे वीक एसिड होगा और क्या होगा, वीक बेस। और ऐसा क्यों, क्योंकि वीक एसिड और वीक बेस वाले के लिए हमारे पास क्या अवेलेबल नहीं है, इंडिकेटर। ठीक है, अब देखो इसके बाद और कहाँ पे, क्या सिर्फ वीक एसिड के लिए काम में करेगा, वीक बेस के लिए काम में करेगा, क्या कभी ये स्ट्रॉन्ग के लिए काम में नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। कंडक्टोमेट्रिक जो टाइट्रेशन है वो और कहाँ पे वर्क करती है, एक तो यहाँ करेगी, ठीक है, और कहाँ पे करेगी, जहाँ पे सॉल्यूशन कौन से होते हैं, कलर्ड सॉल्यूशन। अब चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो तो भी क्या करेगा, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन वर्क करेगी। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग के लिए भी वर्क कर सकती है, वीक के लिए भी कर सकती है, कलर्ड सॉल्यूशन के लिए कर लेगी। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना ग्राफ। तो जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है वो क्या होगी, टाइट्रेशन की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो फर्स्ट जो अपना ग्राफ बनेगा ना, वो किस किस के बीच में बनने वाला है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। देखो फर्स्ट ग्राफ है, या केस फर्स्ट कर देते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको मैं शॉर्ट में लिखती हूँ स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल लिखा हमने HCl
प्लस NaOH, ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग है, और प्रोडक्ट हमें पता है क्या बनने वाला है, NaCl प्लस H2। ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, एक तो यहाँ लिखा हमने कंडक्टिविटी C या फिर कंडक्टेंस, कुछ भी लिख सकते हो, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या आने वाला है, वॉल्यूम ऑफ NaOH। ठीक है, NaOH क्या था, NaOH वो था जो हमने उसको कहाँ से अप्लाई किया था, ब्यूरेट से, जो हम कहाँ से डालते हैं इसको, ब्यूरेट से। तो NaOH का अमाउंट कितना यूज़ में आने वाला है। ठीक है, यहाँ से क्या डाल रहे हैं, NaOH, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये HCl है। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का रीज़न कौन, कंडक्टिविटी का रीज़न होगा या तो H+ होंगे या फिर OH नेगेटिव, या फिर ऐसे बोल दो आयंस। ठीक है, ज़रूरी नहीं है HOH, Na+ भी क्या आयन है। तो कंडक्टिविटी किसके कारण आती है, कंडक्टिविटी इज़ बिकॉज ऑफ द आयंस। जहाँ पर भी क्या होंगे, आयंस होंगे, वहाँ पे क्या आने वाली है, कंडक्टिविटी आने वाली है ना। अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, HCl है, और अगर HCl है तो उसमें आयंस भी होंगे। कौन कौन से आयंस होंगे, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, हमारे पास पहले स्टार्टिंग में क्या है, आयंस है, H+ है, और H+ आयन जो होता है उसकी कंडक्टिविटी तो क्या होती है, स्मॉलर है। स्मॉलर आयन की कंडक्टिविटी तो क्या होती है, ज़्यादा ही होती है, तो इसकी कंडक्टिविटी तो क्या हो गई, ज़्यादा। लेकिन अब देखो हो क्या रहा है, सपोज़ करो यहाँ पे 100 क्या है, H+ है। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, Cl तो किसके साथ रिएक्ट कर गया, Na के साथ। एक सेकेंड, क्या हुआ, यहाँ पे 100 H+ आयन है और बन क्या रहा है, NaCl। इसका मतलब क्या हो गया कि H+ जो स्ट्रॉन्ग एसिड था उसमें से H+ क्या हो गए, चले गए, और उस H+ की प्लेस पे कौन आ गया, Na आ गया। ठीक है, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि HCl में H+ है। कंडक्टिविटी किस किस के कारण आएगी, पहले ये देखो, कंडक्टिविटी आएगी आयंस के कारण। ठीक है, आयंस कौन है, सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसके कारण आएगी, H पॉजिटिव, और OH क्या होगा, नेगेटिव, इन दोनों के कारण आने वाली है। तो अब यहाँ देखो, पहले क्या थे, यहाँ पे HCl में H+ आयन थे, लेकिन अब क्या हो गया कि H+ को किसने रिप्लेस कर दिया, Na ने रिप्लेस कर दिया। पहले H+ थे, अब इसके पास कौन आ गया, Na+ आ गया। तो H+ क्या हो गए, किसके पास चले गए, OH के पास, है ना। तो H+ क्या होते गए, कम होते गए, कम होते गए। इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी कंडक्टिविटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये हो गई यहाँ तक कम। अब क्या होगा, देखो एक बात और सुनो, सपोज़ करो पहले 100 क्या थे हमारे पास, H+ थे, यहाँ पे कंडक्टिविटी आ गई, H+ है। अब H+ को रिप्लेस कौन कर रहा है, Na कर रहा है। तो सपोज़ करो कि 90 H+ रह गए, कम हो गए ना, कम आ गई। 80 H+ रह गए और कम हो गई। धीरे धीरे करके सारे H+ क्या हो गए, ख़त्म हो गए। सारे H+ ख़त्म तो क्या हो गए, मतलब H2O बन गया। तो H+ तो गए ना, तो इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ तक आते आते हमारे पास H+ क्या हो गया, ख़त्म हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब क्या किया हमने, रिएक्शन होने के बाद HCl पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, NaCl में। फिर भी हम क्या मिलाते जा रहे हैं, NaOH मिलाते जा रहे हैं, और मिला रहे हैं, और मिला रहे हैं। अब क्या होगा, OH को रिएक्शन होने के बाद 100 HCl किस में कन्वर्ट हो गए, NaCl में कन्वर्ट हो गए, है ना। अब हमने क्या कर दिया, HCl है कितना है, 100, NaOH है कितना, मिला दिया 100, हो गई, रिएक्शन कंप्लीट हो गई। लेकिन अब हमने क्या किया, 105 NaOH मिला दिए। इसका मतलब अभी भी हमारे पास क्या है, NaOH है, और NaOH है तो कौन से आयन है, Na पॉजिटिव है, और कौन सा है, OH माइनस है। तो OH माइनस आयन की कंडक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, मूवमेंट ज़्यादा होता है। तो इस आयन के कारण, क्योंकि हम मिलाए जा रहे हैं यहाँ पर, कंडक्टिविटी दोबारा से क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, देखो सबसे पहले HCl लिया और हमने मिलाया एक NaOH, या एक तो क्या 10 NaOH मिला दिए। ठीक है, 10 मिलाए तो क्या हुआ, 10 न्यूट्रल हो गए, रहे कितने 90। फिर मैंने 10 और मिला दिए तो अब कितने हो गए, 80 हो गए। कम होते जा रहे हैं ना, H+ कम होते जा रहे हैं। क्यों कम होते जा रहे हैं, क्योंकि H+ किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, HCl रिएक्ट करके किस में बना रहे हैं, NaCl में। HCl न्यूट्रल हो गया, और न्यूट्रल, और न्यूट्रल, यहाँ तक आते आते 100 के 100 HCl क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। अब फिर क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हमने क्या मिलाया है, 100 के बाद भी हमने क्या मिलाते जा रहे हैं, NaOH। तो OH माइनस आयन ज़्यादा है, OH माइनस आयन ज़्यादा हो गए तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है, ये अपना फर्स्ट ग्राफ हो गया। सेकंड देखते हैं। इनमें से क्या करते हैं, एक को वीक कर देते हैं।
अभी हमने क्या लिए थे, दोनों स्ट्रॉन्ग लिए थे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब करते हैं हम एक बार, एक को स्ट्रॉन्ग रखते हैं और दूसरे को क्या करते हैं, वीक कर देते हैं। कैसे, इस बार हम लेते हैं वीक बेस, ठीक है। और वीक बेस लेंगे तो इसका एग्जांपल क्या लिया हमने, वही सेम HCl। और वीक बेस क्या है, NH4OH। प्रोडक्ट क्या बनेगा, NH4Cl बनेगा और प्लस क्या बन गया, H2, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले बताओ कौन है, H+ आयन है हमारे पास, वही सेम बात। यहाँ पे कंडक्टेंस, यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ। इस बार क्या लेंगे हम, वीक बेस, और वीक बेस कौन है, NH4OH, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आने वाला है ग्राफ, देखो इसमें अपन बात करते हैं यहाँ पर ऐसे, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर ब्यूरेट से मिला रहे हैं वो कौन सा है, उसी में तो अपन ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ प्लॉट किस में कर रहे हैं, NH4OH में। क्या किया, देखो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, इस कॉनिकल फ्लास्क में क्या प्रेजेंट है हमारे पास, कॉनिकल फ्लास्क में हमारे पास है HCl, ठीक है, ये HCl है। और ये क्या है, यहाँ पर ब्यूरेट है, इसमें क्या है, यहाँ पर NH4OH। सपोज़ करो यहाँ पर HCl के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 100 मॉलिक्यूल है, ये 100 मॉलिक्यूल है। और यहाँ पे कौन सा आयन होगा, H+ आयन होगा। तो H+ आयन के कारण कनेक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी इनिशियली, यहाँ पे लगा दिया हमने पॉइंट। अब धीरे धीरे क्या होगा, इस H+ HCl की रिएक्शन NH4OH से होनी है, और ये क्या बन रहा है, NH4Cl। हम क्या मिलाते जा रहे हैं, NH4OH हम मिला रहे हैं, है ना। लेकिन ये बताओ ये कैसा बेस है, वीक बेस है। और वीक बेस का डिसोसिएशन क्या होता है, कम होता है, डिसोसिएशन क्या होता है, कम होता है। तो पहली बात तो ये कि इसकी इससे जब रिएक्शन होगी तो H और OH रिएक्ट करेंगे और क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा, यही होगा। और इस H+ के जाने पर यहाँ पे कौन आ गया, NH4, तभी तो ये बना है NH4Cl। इसका मतलब ये हुआ कि H+ NH4OH को ऐड करने पर धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, क्योंकि ये H+ कहाँ चले गए, OH के पास, H2 बन गया, फर्स्ट पॉइंट। या फिर ऐसे समझो कि H+ के प्लेस पे कौन आ गया, NH4 आ गया, ठीक है। तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और कम हो गई। सपोज़ करो यहाँ पे क्या हुआ, 100 मॉलिक्यूल है और हमने NH4OH भी मिला दिया, 100 मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो गए यहाँ तक, ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद देखो अगर हम NH4OH को और मिलाते हैं तो क्या होगा, OH- आयन है, OH- आयन है तो कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज, लेकिन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये वीक है। जब हमने NaOH मिलाया था ना, तब क्या था, ये स्ट्रॉन्ग था, आयंस क्या थे, ज़्यादा थे। ये वीक होता है, इतना वीक कि क्या होगा, इसके मिलाने से कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, इसका मतलब डिसोसिएट भी क्या होगा, बहुत कम होगा। तो ये वाला ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे, ठीक है। इससे पहले हमने क्या किया था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस था, NaOH स्ट्रॉन्ग था, तो न्यूट्रल करने के बाद इसको OH का इफेक्ट, NaOH के OH का इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे ये कैसा है, वीक है ना, तो इसका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये ग्राफ कैसे आएगा, लीनियर आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो अब हमने क्या किया, अभी तक हमने क्या किया है, अगर तुमने नोटिस किया हो तो फर्स्ट वाला जो ग्राफ था वो क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा लिया था, NaOH। सेकेंड ग्राफ में क्या है, यहाँ पर वीक बेस हमने क्या लिया है, NH4OH। अभी तक हमने ब्यूरेट से जिसको मिलाया था वो क्या था, या टाइट्रेंट बोलो या ग्राफ बोलो, हमने क्या मिलाया था, NaOH NH4OH, एक बार स्ट्रॉन्ग बेस एक बार वीक बेस, यही लिया था। इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस बार बेस ना लेकर हम क्या लेंगे, एसिड। अब करते हैं एसिड वाली टाइट्रेशन, जहाँ पर हम ब्यूरेट से किसको मिला रहे हैं, एसिड को। देखो इस बार करते हैं अपन, अच्छा एक ये और देखो, मिला तो हम क्या रहे हैं, बेस ही रहे हैं, लेकिन कौन सा बेस मिला रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस मिला रहे हैं। और जो एसिड लिया है वो कौन सा लिया है, वीक एसिड, ठीक है। एक ये वाला पॉइंट और देख लो, देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ था, ब्यूरेट में,
ठीक है, और ब्यूरेट में था, और इसका हमने क्या बनाया था, स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ बनाया था एक्स एक्सिस पे। फिर हमने इससे नेक्स्ट वाले एग्जांपल में लिया था स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। क्यों किया था इसको, क्योंकि वीक बेस का मुझे इफेक्ट बताना था, स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इस बार यहाँ वीक एसिड है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब क्या होगा, देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं। वीक एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग बेस लिया हमने, क्या, NaOH। अब क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे वीक एसिड है, तो पहले तो प्रोडक्ट बनाते हैं कि बनता क्या है। प्रोडक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये नेगेटिव CH3COO, ये पॉजिटिव Na+OH-। हाँ, तो क्या होगा, एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, क्या बनेगा, CH3COO Na प्लस क्या होगा, H2O। ऐसे ही तो होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3COO Na। हमें करना क्या है, इसका अमाउंट वीक एसिड का, तो इस बीकर में क्या है, ये फिक्स है। ठीक है, यहाँ पे एसिटिक एसिड को हम ऐसे भी लिखते हैं, ये फिक्स है। सपोज इसके 100 मोल है ना। हमने क्या मिलाया, NaOH मिला दिया। अब हमें बनाना है ग्राफ। ये ग्राफ लिया, कंडक्टेंस, और यहाँ पे क्या लिखा हमने, वॉल्यूम ऑफ NaOH। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होगा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो सबसे पहले देखो एसिटिक एसिड। पहली बात तो ये वीक एसिड है। वीक एसिड चाहे स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन कुछ ना कुछ H+ आयन तो स्टार्टिंग में होंगे ही ना। और अगर कुछ ना कुछ H+ आयन स्टार्टिंग में है तो कंडक्टिविटी तो आने वाली है, तो कुछ ना वैल्यू तो आएगी, क्योंकि ये वीक एसिड है तो कंडक्टिविटी कम आएगी, इसलिए हम इसको यहाँ से बनाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, देखो एक बात, ये वीक एसिड है, डिसोसिएट होगा, H+ आयन देगा। माना ये बात कि ये H+ आयन देगा, लेकिन हम टाइट्रेशन कर रहे हैं, NaOH को ऊपर से ऐड कर रहे हैं। जैसे ही हम NaOH मिलाएंगे ना, तो क्या होगा, देखो NaOH क्या होगा, डिसोसिएट होगा, क्या बनेगा, Na पॉजिटिव और OH क्या हो गया, नेगेटिव। कॉमन आयन इफेक्ट देखो, हम जिसको मिला रहे हैं उसमें क्या है, Na+ आयन है, और जिससे ये रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें भी क्या है, Na+ आयन है। इस बार हमारे पास क्या हो गया, कॉमन आयन आ गया। और कॉमन आयन इफेक्ट कहाँ देखना है, जहाँ पर एक क्या होना चाहिए, इन दोनों में से कोई भी एक क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। तो वीक कौन है, एसिटिक एसिड है हमारे पास। अब ये कॉमन हो गए Na। तो ली-चैटलियर प्रिंसिपल था अपने पास, क्या था, प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाए तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे ही होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हम तो चाहते हैं कि H+ मिले, लेकिन NaOH मिलाने पर क्या हो रहा है, रिएक्शन वापस यहाँ आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि एसिटिक एसिड बन रहा है, और एसिटिक एसिड बन रहा है तो हमें H+ तो मिलने वाला ही नहीं है ना। देखो दोबारा देखो एक बार मैं क्या बोल रही हूँ। सबसे पहले एसिटिक एसिड, H+ आयन दिए इसने, H+ आयन कुछ तो होंगे, कंडक्टिविटी आ गई यहाँ तक। उसके बाद क्या हुआ, NaOH मिलाया। NaOH दो काम कर रहा है। दो काम क्या कर रहा है, एक तो इसने प्रोडक्ट बना दिया, ये बन गया प्रोडक्ट। दूसरा, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो खुद भी डिसोसिएट हो रहा है ना। और जब ये खुद डिसोसिएट हो रहा है तो कौन से आयन ज़्यादा हो गए, Na+ आयन। अब ये देखो Na+ इससे भी आ रहे हैं, और जो प्रोडक्ट बना उसमें भी क्या है, Na है। तो ये कौन सा हो गया, कॉमन आयन इफेक्ट हो गया। यानी कि हमारे पास Na ज़्यादा हो गया, Na ज़्यादा हो गया, प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया। प्रोडक्ट ज़्यादा है तो क्या होगा, रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड में जाने का मतलब है कि हमें वापस से क्या मिल रहा है, एसिटिक एसिड मिल रहा है, हमें क्या नहीं मिल रहा है, H+ आयन नहीं मिल रहे। तो इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखो अब क्या होगा, लेकिन हमें तो क्या करना है, रिएक्शन को आगे बढ़ाना है। ये तो क्या हुआ, बैकवर्ड डायरेक्शन का इफेक्ट आया। अब हमने NaOH को और मिलाया, स्ट्रॉन्ग बेस है, और मिलाया और मिलाया। तो एक बात बताओ, NaOH को मिला रहे हो यहाँ पर, NaOH को मिलाएंगे, एसिटिक एसिड को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, CH3COO और H यहाँ से, और यहाँ पे क्या है, NaOH है। तो एसिड बेस रिएक्शन हो रही है अब, और यहाँ पे क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है। अब एक बात और ध्यान रखो कि जो वीक एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो उससे बनने वाला जो सॉल्ट होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग ही तो होगा। ठीक है, इस वाले ग्राफ को याद रखना। पहले तो इस वीक एसिड के कारण क्या आ गया, बैकवर्ड डायरेक्शन में गई, Na ज़्यादा हो गई, कॉमन आयन इफेक्ट हो गया, कम हो गया कंडक्टिविटी। अब क्या हो रहा है, NaOH को हमने और मिलाया, तो इसके बाद क्या होगा, रिएक्शन तो होगी ना, सॉल्ट भी बनेगा। और एक वीक एक स्ट्रॉन्ग किसकी चलने वाली है, स्ट्रॉन्ग की चलने वाली है। स्ट्रॉन्ग की चलेगी तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग सॉल्ट क्या होते हैं, ज़्यादा डिसोसिएट होते हैं। ज़्यादा डिसोसिएट होंगे तो आयंस ज़्यादा बनेंगे, और आयंस ज़्यादा बने तो कंडक्टिविटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। ठीक है, लेकिन ये बताओ ये कंडक्टिविटी कब तक बढ़ने वाली है, जब तक सॉल्ट बनेगा। और सॉल्ट कब तक बनेगा, जब तक एसिटिक एसिड है।
ठीक है, समझ रहे हो। देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले बैकवर्ड डायरेक्शन कम हो गई। यहाँ तक तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक इफेक्ट है ना कंडक्टेंस का, वो क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट। इसके कारण क्या हो गया, H+ आयन कम हो गए। इसके बाद क्या समझना है तुम्हें कि अगर मैं यहाँ पे और NaOH मिला दूँ तो सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कौन सा, एक वीक एक स्ट्रॉन्ग की चलेगी। आयंस क्या है, स्ट्रॉन्ग में डिसोसिएशन ज़्यादा, आयंस ज़्यादा, कंडक्टिविटी क्या हो गई, ज़्यादा। कब तक ज़्यादा होगी, जब तक सॉल्ट बनेगा। और सॉल्ट कब तक बनेगा, जब तक हमारे पास इस बीकर में कॉनिकल फ्लास्क में क्या है, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है। ठीक है, तभी तक तो सॉल्ट बनेगा, और सॉल्ट है तो आयंस है, तो ये बढ़ गई। ठीक है, इसके बाद यहाँ करूँ यहाँ तक कि ये जो एसिटिक एसिड है ना वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। इधर तक आते आते इस पॉइंट पर एसिटिक एसिड न्यूट्रल हो गया। अब क्या होने वाला है इसके बाद, फिर भी तुम NaOH मिला रहे हो, तो अब कंडक्टिविटी किसके कारण इंक्रीज होगी, OH- आयन। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ आया वो किसके कारण आएगा, एक्सेस ऑफ NaOH, यानी न्यूट्रल होने के बाद भी हम क्या मिला रहे हैं, NaOH मिलाते जा रहे हैं, तो क्या होता जाएगा, ये ग्राफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ एग्जैक्टली कैसे आता है, थोड़ा सा इसको ठीक है, ये क्या है, एक्सेस ऑफ NaOH। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये 3 ग्राफ हो गए। अब हम देखते हैं एक फोर्थ केस, वीक एसिड और वीक। देखो लास्ट ग्राफ डिस्कस करते हैं वीक एसिड वीक बेस का, केस 4। ठीक है, और इसमें क्या होगा, हमारे पास दोनों ही वीक होंगे, और वीक का डिसोसिएशन क्या होता है, कम होता है, तो हमें आयन भी क्या मिलने वाले हैं, कम मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, रिएक्शन की बात करें तो H और यहाँ से क्या गया OH, और ये बनेगा CH3 COONH4। ठीक है, अब एक बात समझो, ये क्या है, वीक एसिड है ना, और ये भी क्या है, ये वीक बेस है। तो वीक एसिड और वीक बेस तो क्या होते हैं, कम डिसोशिएट होते हैं ना, और अगर कम डिसोशिएट होते हैं तो हमें आयंस भी क्या मिलने वाले हैं, कम मिलने वाले हैं। तो इसके कारण जो कंडक्टिविटी आती है उसको तो हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। लेकिन हमें पता है कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, जिसको हम ऐड कर रहे हैं बाय ब्यूरेट, वो कौन है, NH4OH। यहाँ लिखा मैंने वॉल्यूम ऑफ NH4OH, और यहाँ पे क्या लिया, कंडक्टेंस। ठीक है, तो NH4OH क्या है, वीक है, ये भी वीक है, लेकिन जो बन रहा है NH4 को OH को ऐड करने के बाद वो सॉल्ट है, एंड ऑल द सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग। जितने भी सॉल्ट होते हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं। स्ट्रॉन्ग नेचर का मतलब क्या हो गया कि आयंस क्या बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे, डिसोसिएट ज़्यादा होगा, आयंस ज़्यादा होंगे, आयंस ज़्यादा हो गए तो कंडक्टिविटी भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो गई कंडक्टिविटी। ठीक है, लेकिन ये बताओ कंडक्टिविटी कब तक बढ़ेगी, जब तक हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एसिटिक एसिड होगा। सपोज़ करो यहाँ पे 100 एसिटिक एसिड है, हमने NaOH मिलाया, कितनी NaOH मिला दिए, 100 NaOH, 100 से 100 ने रिएक्ट कर लिया, सॉल्ट बन गया ये स्ट्रॉन्ग वाला, आ गई कंडक्टिविटी। अब क्या हो गया, सारे एसिटिक एसिड खत्म हो गए ना सारे एसिटिक एसिड। अब जो इफेक्ट आएगा, NaOH नहीं, NH4OH। अब जो इफेक्ट आएगा वो किसका आएगा, अभी भी तुम क्या कर रहे हो, NH4OH को मिलाए जा रहे हो। हमने मिला दिया कितना, सपोज़ करो कि हमने मिला दिया 105, 5 मोल्स और मिला दिए, पहले से ही 100 थे, +5 कर देते हैं, हमने 5 और मिला दिए। अब क्या होगा, NH4OH, कौन से आयन आ गए, OH- आयन आ गए, और OH- आयन तो क्या करता है, आयन है, कंडक्टिविटी का रीज़न होगा। बट क्या बताया था मैंने अभी कि ये वीक एसिड वीक बेस है, और इनका इफेक्ट क्या होता है, बहुत कम होता है, डिसोसिएशन भी बहुत कम होता है। तो जो ग्राफ में हमें मिलता है ना एक्सपेरिमेंटली, उनका इफेक्ट वीक वालों का बहुत कम देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए कौन सी लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्योंकि ये जब बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल डिसोशिएट होंगे ना तब जाके कुछ इंक्रीज़ होगा, और वीक है, वीक का मतलब इजीली डिसोशिएट नहीं होते, तो ऐसे ग्राफ आने वाला है। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, वीक एसिड की और वीक बेस की। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये किसका है, तो ये कहाँ से स्टार्टिंग हुई है, सॉल्ट से हुई है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ, एसिटिक एसिड न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, CH3 COOH एसिड क्या हुआ है, न्यूट्रल हुआ है, न्यूट्रलाइजेशन। इस पॉइंट पे कम्प्लीटली क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, इस पॉइंट पे ये कम्प्लीटली न्यूट्रल हो गया। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा है, सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि सॉल्ट है हमारे पास। ठीक है, अब क्या हुआ, कम्प्लीटली न्यूट्रल हो गया। तो ये वाला क्या है, स्ट्रेट लाइन क्यों आई, क्योंकि वीक बेस है। ठीक है, और वीक बेस का इफेक्ट आना नहीं है। तो ये हो गया अपने 4 ग्राफ रिलेटेड विद द टाइट।